Hello, dear students. Welcome to Economics with Bhargav Ma'am. Continuing with Indian economic development, we'll start with chapter 3 in this video. In this particular video, we'll cover why new economic policy was initiated and what were the policy measures undertaken. So let's start with the chapter Economic Reforms since 1991. अब भाई आप लोगों को याद होगा चैप्टर नंबर 1 और 2 में हम लोगों ने पढ़ा है कि जिस समय ब्रिटिशर्स ने इंडिया को छोड़ा, उन्होंने इंडिया को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इंडिया वॉज अ डिप्लीटेड पावर स्ट्रक इकोनॉमी। हमारा एग्रीकल्चर बिल्कुल खत्म था, हमारी इंडस्ट्री उन्होंने सिस्टमैटिकली खत्म कर दी थी, हमारा ट्रेड सिर्फ ब्रिटेन के संग था और वो भी सिर्फ एक फीडर इकोनॉमी की तरह काम करने के लिए। जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो हमारे पॉलिसी मेकर्स के पास बहुत बड़ा संकट था, हमारे देश के ऊपर बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। क्यों? क्योंकि हमें एग्रीकल्चर रिवाइव कराना था, उसके लिए हम लोगों ने लैंड रिफॉर्म्स उठाए। लैंड रिफॉर्म्स में हम लोगों ने क्या किया? अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरी करा, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स करा। देन वी पिक्ड अप ग्रीन रेवोल्यूशन विच वाज अ वेरी बिग सक्सेस। गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा ग्रीन रेवोल्यूशन को सक्सेस करने में। फिर हमने अपनी इंडस्ट्रीज को डेवलप करा। इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट की कंपनीज का बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि हमारे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स और कॉमन मैन के पास तो ना पैसा था खरीदने के लिए और ना इंडस्ट्री लगाने के लिए। तो जो पब्लिक सेक्टर था उसका बहुत बड़ा रोल रहा। इसी तरीके से जो हमने अपनी ट्रेड पॉलिसी ली, वो भी अपनी पुरानी 200 साल की कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी ली, यानी कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन वाली ट्रेड पॉलिसी ली। बहुत अच्छा करा हम लोगों ने, सब प्लानिंग बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन भाई, जिसके ऊपर हमने सबसे ज़्यादा विश्वास किया अपनी पब्लिक सेक्टर कंपनीज पर, उन्होंने ही सबसे बड़ा धोखा करा। पहले 10 साल तक तो हमारी जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी, दे डिड रियली वेल, बट आफ्टर दैट all the public sector companies, most of them, I wouldn't say all, most of them, they became one big burden. आप देखो कि हमारा किस तरीके का बिहेवियर रहा होगा, कितनी लेवल ऑफ करप्शन रही होगी, कि जिसने देश को आगे बढ़ाया वही एक सबसे बड़ा बर्डन बन गया था। इसी तरीके से वो जो हमारा बाबू राज था, जिसके अंदर हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी, हम इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग करते थे, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन के निकल के आ गया था देश के आगे बढ़ाने में। तो आओ चलो लेट्स स्टडी कि व्हाट वाज द नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. Economic crisis can be traced from the inefficient management of Indian economy in 1980s. अभी मैंने वही बात करी ना आपको कि हमारा पब्लिक सेक्टर बिल्कुल फेल हो गया था, करप्ट हो गया था। इसी तरीके से बाबू राज ने पूरी तरीके से इंडियन इकोनॉमी को तहस नहस कर दिया था। अब क्या रीजंस बने डायरेक्टली इकोनॉमिक पॉलिसी को उठाने के, एक एक करके हम वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहला रीजन था हाई एक्सपेंडिचर, लो इनकम। भाई याद करो, हमारी इकोनॉमी एक डेवलपिंग इकोनॉमी, क्योंकि जब हमें ब्रिटिशर्स छोड़ के गए तो हमारे पास कुछ नहीं था, तो हमें तो उसको पूरा डेवलप करना था। तो गवर्नमेंट ने ये जो डेवलपमेंटल पॉलिसीज उठाई, सड़कें बनाना, इंडस्ट्री लगाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, भाई इसके अंदर खर्चा तो बहुत होता था, लेकिन क्या हमारे पास रेवेन्यू था उसको पूरा करने के लिए? हमारे पास तो बिल्कुल रेवेन्यू की कमी थी। क्यों? क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन थी वो बहुत पुअर थी, तो जो इससे टैक्स आ सकता था वो नहीं आता था। लेकिन जो डेवलपमेंटल पॉलिसीज थी वो कंटिन्यूसली चालू रखनी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, सबको काउंटर करना था। तो because of developmental policy, the government had to overshoot its expenditure to meet challenges like unemployment, poverty, and population explosion, even though revenue were very low. Result क्या था? The continued spending on development program of the government did not generate additional revenue. The government was not able to generate sufficiently from internal sources such as taxation, resulting in huge burden of debts. भाई डेवलपमेंटल पॉलिसी पर
पावर्टी हटाने पर, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट करने पर गवर्नमेंट को बहुत खर्चा करना पड़ता था, लेकिन उसके पास रेवेन्यू जनरेट करने के इतने सोर्सेज नहीं थे। तो क्या डेवलपमेंटल वर्क छोड़ देते? ऐसा तो पॉसिबिलिटी नहीं था। तो भाई फिर क्या करते थे गवर्नमेंट? ह्यूज बर्डन ऑफ डेट कंटिन्यूसली उधार लेकर देश को आगे चलाते थे। नाउ डेट कैन बी ऑन टू अकाउंट, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो हम इंटरनल भी डेट लिया करते थे और एक्सटर्नल भी डेट लिया करते थे, लेकिन डेवलपमेंट करना जरूरी था तो डेवलपमेंट पॉलिसीज चल रही थी। अब क्या हुआ, जब आप डेट ले लेकर, डेट में सिर्फ यही नहीं था कि आप उधार ले रहे हो पब्लिक से। अगर गवर्नमेंट आरबीआई से यानी कि सेंट्रल बैंक से उधार लेती है तो उसका एक तरीका होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग कराने का, जिसके अंदर नोट छपते हैं। तो जब भी आप इकोनॉमी में डेट से, डेफिसिट फाइनेंसिंग से अपने काम करोगे तो आपको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी, वो है जनरल प्राइस राइज। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज मनी सप्लाई इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, बट आपका प्रोडक्शन तो इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो रिजल्ट क्या होगा? आपको बोरोइंग करनी पड़ेगी हर बार पहले से ज्यादा। तो हाई फिस्कल डेफिसिट, आप लोगों ने गवर्नमेंट बजट के चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि जब भी आप बोरोइंग करते हो तो बोरोइंग इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट टू सम एक्सटेंट। तो आप कंटिन्यूसली बोरोइंग करते हो, नोट छापते चले जाते हो, नोट छापते चले जाते हो तो इन्फ्लेशन होती चली जाती है, इन्फ्लेशन होती चली जाती है तो डोमेस्टिक गुड्स मोर एक्सपेंसिव हो जाते हैं। जब डोमेस्टिक गुड्स मोर एक्सपेंसिव हो जाते हैं तो गवर्नमेंट को अपना खर्चा करने के लिए और पैसा चाहिए होता है। रिजल्ट ये होता है आप एक विशियस सर्कल ऑफ डेट ट्रैप में आ जाते हो। कंटिन्यूसली आपको राइजिंग प्राइस को काउंटर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा बोरोइंग करनी पड़ती है, और फिर उस बोरोइंग को करने से आपका फिर प्राइस राइज हो जाता है। तो ये साइकिल घूमती रहती है। ये एक बहुत बड़ा कारण बन गया था राइजिंग प्राइस आपके इकोनॉमिक क्राइसिस का। तो क्राइसिस वर फर्दर कंपाउंडेड बाय राइजिंग प्राइसेस ऑफ असेंशियल गुड्स। पहला क्राइसिस तो था ही ह्यूज एक्सपेंडिचर। अब वो जो ह्यूज एक्सपेंडिचर था वो एक और बड़े क्राइसिस में कन्वर्ट हो रहा था। क्या? राइजिंग प्राइसेस ऑफ असेंशियल गुड्स, कंसिस्टेंट राइज इन जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी ड्यू टू increased money supply which was occurring due to large borrowing and shortages. Result: high fiscal deficit led to more printing of currency which resulted in high inflation levels, thereby making domestic goods more expensive. अब भाई तीसरा कारण क्या था? तीसरा कारण था कि हमारे पब्लिक सेक्टर्स ने बहुत पुअरली परफॉर्म करा। अब पुअर परफॉर्मेंस में ये हो रहा था कि कंटिन्यूसली वो नुकसान दे रहे थे, लेकिन जो उनसे अर्निंग्स थी वो बहुत पुअर थी। तो वह अपने आप को सस्टेन ही नहीं कर सकते थे। और उनकी पुअर परफॉर्मेंस के पीछे क्या कारण था? करप्शन एंड लैक ऑफ कंपटीशन। करप्शन से क्या हो रहा था कि 1 रुपए की चीज 4 रुपए में बनती थी। लैक ऑफ कंपटीशन से क्या हो रहा था कि कभी उनकी क्वालिटी बेटर ही नहीं हो रही थी, कभी वो एफिशिएंट, कॉस्ट एफिशिएंट होने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। तो पब्लिक सेक्टर वाज असाइंड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल आफ्टर इंडिपेंडेंस, बट एक्सेप्ट फॉर फ्यू पब्लिक एंटरप्राइज the overall performance of all the units was very disappointing. PSU performed poorly because of corruption and lack of competition. Result: the income from public sector undertaking was not very high to meet the growing expenditure. As a result, it became difficult to sustain through borrowings. It was a drain on nation's wealth. भैया अगर प्राइवेट सेक्टर कंपनी नुकसान में चलती है तो क्या हम उसको चलाते हैं? हम उसको बंद कर देते हैं। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं वो क्योंकि देश के लिए बहुत ज़रूरी रही हैं, हम उनको नुकसान में भी चलाते रहे हैं। हम उनको नॉन कंपटीशन ना देने से नॉन कॉम्पिटिटिव भी बनाते रहे हैं। तो एक्चुअली देवर अ बिग ड्रेन ऑन नेशंस वेल्थ। जो हमारा बजट बनता था उसमें मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपेंडिचर डेवलपमेंटल पर्पस पे नहीं, इन जो पीएसयूज हैं उनको चलाने पे, उनके लॉसेस को पूरा करने पे लगता था। यही कारण था कि जो हमारे देश की डेवलपमेंट की गति थी वो बहुत धीरे पड़ गई थी। फिर ह्यूज बोरिंग्स फ्रॉम अब्रॉड। अब भाई आपको बाहर से कंटिन्यूसली ऑयल तो मंगाना ही था, और आपको अपनी इंडस्ट्रीज के लिए मशीन और टेक्नोलॉजी भी मंगानी थी, लेकिन आपके एक्सपोर्ट्स बिल्कुल निल थे, क्योंकि आपकी जो ये इनवर्ट
लुकिंग ट्रेड पॉलिसी थी, उससे आपकी कभी कॉम्पिटिटिवनेस इंडस्ट्रीज की बनी नहीं। लोगों ने कभी आपका जो प्रोडक्ट था उसको कभी एक्सेप्ट करा ही नहीं। एज अ रिजल्ट आपके पास कभी एक्सपोर्ट से पैसा आया ही नहीं। लेकिन कंटिन्यूसली ऑयल के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए रहती थी। तो रिजल्ट ये हुआ, नो एक्सपोर्ट्स, ओनली इम्पोर्ट्स, ह्यूज डेफिसिट इन बीओपी. Not sufficient attention was given to boost exports to pay for growing imports. At times, foreign exchange borrowed from other countries and international financial institutions was spent on meeting consumption needs. Neither was an attempt made to reduce such spending, nor was effort made to boost exports to pay for imports. This resulted in huge deficit in BOP. इसका रिजल्ट क्या हुआ? इकोनॉमिक क्राइसिस रिलेटेड to external debt. The government was not able to make payment on interest on the borrowings from abroad. आपके पास इतना भी पैसा नहीं हुआ करता था कंट्री के पास कि जो आपने बोरोइंग्स करी है आप उसको इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट भी दे दो. Also, no country or international funder was willing to lend to इंडिया. जब आपकी ये हालत हो जाएगी कि आप इतनी बोरोइंग कर रहे हो कि आपको उस बोरोइंग के ऊपर इंटरेस्ट देने के भी पैसे नहीं है, तो कौन सी कंट्री आपके ऊपर विश्वास करेगी? रिजल्ट ये होगा कि जितनी कंट्रीज ने आपके यहाँ पैसा लगाया हुआ है वो भी अपना पैसा निकालना शुरू कर देंगी. तो ड्रॉप इन मिनिमम लेवल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. तो जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स यूजुअली हमें 3 हफ्ते के लिए चाहिए होते हैं, वो इतना ड्रॉप कर गए थे, दे वर नॉट इवन सफिशिएंट फॉर 2 वीक्स. तो क्या होना था? हमें वर्ल्ड बैंक के पास जाना पड़ा, हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ा. तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स विच वाज जनरली मेंटेन्ड to import petrol and other important items dropped to a level that they were not sufficient for even 2 weeks. Result, India approached International Bank for Reconstruction and Development, IBRD, popularly known as World Bank, and International Monetary Fund, and received 7 billion as loans to manage the crisis. लेकिन आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने ऐसे ही पैसा नहीं दे दिया था. दे हैड पुट लॉट्स ऑफ कंडीशंस एंड वी हैड टू एग्री टू देम, एंड ओनली देन दे गिव अस द मनी, and then we announced the new economic policy. In process, India agreed to the conditionalities of the World Bank and IMF and announced the new economic policy. अब सवाल ये उठता है कि ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का बेसिक मोटिव क्या था, बेसिक थ्रस्ट क्या था? दैट वाज क्रिएटिंग कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट इन द इकोनॉमी and removing barriers to entry and growth of the firms. अब ये कैसे होना था? अब दो तरीके से जो पॉलिसीज को क्लासिफाई करा, एक स्टेबलाइजेशन मेजर्स और एक स्ट्रक्चरल मेजर्स. अब ये जो स्टेबलाइजेशन मेजर्स थे ये शॉर्ट टर्म मेजर्स थे. अब इसके अंदर क्या देखना था? बेसिकली इन मेजर्स के थ्रू शॉर्ट रन में ये जो इन्फ्लेशन होती है या जो बीओपी की प्रॉब्लम होती है उसको काउंटर करना था. तो स्टेबलाइजेशन मेजर्स आर शॉर्ट टर्म मेजर्स intended to correct some of the weaknesses that have developed in the balance of payment and to bring inflation under control. अब कैसे? In simple words, this means that there was need to maintain sufficient foreign exchange reserve and keep the rising price under control. भाई किसी भी कंट्री में जो शॉर्ट रन में प्रॉब्लम्स होती हैं वो किससे होती हैं? राइजिंग प्राइस से होती है. आपके पास फॉरेन एक्सचेंज ना हो, आप बेसिकली बाहर से सामान ना मंगा पाओ अपने नीड का, जिससे आपकी इकोनॉमी में जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो ना हो पाए, आपकी इंडस्ट्रीज ना चल पाए. इन सब चीज़ों को आपको शॉर्ट रन में देखना पड़ता है, एंड दे आर कॉल्ड व्हाट? स्टेबलाइजेशन मेजर्स. अब लॉन्ग रन में रिफॉर्म्स किस तरीके से आएंगे? उनको बोला जाता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स. अब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पॉलिसीज आर लॉन्ग टर्म मेजर्स aimed at improving the
efficiency of the economy and increasing its इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस. लॉन्ग रन में इकोनॉमी की एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज हो, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस कैसे बढ़े, बाय रिमूविंग रिजिडिटीज इन वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द इकोनॉमी. तो अब उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, पॉलिसी मेजर्स उठाए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. ये मेजर्स उठाए उन्होंने स्ट्रक्चरल चेंज लाने के लिए. तो आई होप all the concepts which I have talked in the video are clear to you. Listen to the video at least thrice, 4 times, like and subscribe so that you continuously get the notification of my new videos. And Indian economic development बहुत आसान है, लेकिन इसको याद करना बहुत मुश्किल होता है. उसका तरीका सिर्फ ये है कि आप ये वीडियो बार बार सुनते रहो. Each word in the video is from NCERT. So happy learning with Bhargav ma'am. Like and subscribe the video so that you get the notification.